है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा पोएट्री सेक्शन, सारी पोएम्स की आज समरी डिस्कस करेंगे। खासतौर पर उन पोएम्स के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे जिन पोएम्स में से इस बार क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो पोएम बताता चलूंगा मैं साथ साथ जिन पोएम्स में से डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के लगभग लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे पोएम्स में से। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट लाइट बुक है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें से पोएम वाले क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ चैप्टर्स के भी होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से पोएम के भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, वो बात अलग है, उसमें एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमें नहीं आता उनको छोड़ देते हैं, जो आते हैं उनको कर लेते हैं, इसलिए पोएम को सीरीज थोड़ा सा कम लेते हैं। लेकिन फिर भी ना चाहते हो भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पोएम का अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो भी पोएट्री में से होता है, पोएम में से होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो पोएम आती है हमारी दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ये पोएम। ये इंपॉर्टेंट पोएम है, साथ साथ इस पर लिख लेंगे, ये पोएम इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम में इस पोएम में से क्वेश्चन आने के चांस हैं, लगभग 80% चांस इस बात के हैं कि डस्ट ऑफ स्नो में से पेपर में इस बार क्वेश्चन आएगा। बहुत लेंथी पोएम नहीं, छोटी सी पोएम है। ठीक है, बहुत ज्यादा 2-3 पेज की पोएम नहीं है। ठीक है, क्या कहता है, हर पोएम का हमें क्या जानना चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए हर पोएम के बारे में, और वो है सेंट्रल आइडिया। पोएम की ना समरी कुछ नहीं होती, बच्चे अक्सर क्या बोलते हैं, एक बार इसकी स्टोरी बता दो। पोएम है वो स्टोरी थोड़ी है, स्टोरी तो स्टोरी की होती है, जो चैप्टर में कहानी हो उसकी स्टोरी होती है, पोएम तो पोएम होती है। ठीक है, तो पोएम का क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। माने पोएम जो शब्द हम पढ़ते हैं वो शब्द यूं के यूं नहीं होते भाई पोएम में, अगर उन शब्दों पे जाएंगे ना, मतलब फोक वाली पोएम अगर आप इसके बाद जो आएगी पढ़ेंगे तो उसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो तो कुछ है ही नहीं पोएम, 5-6 लाइन में सब एक्सप्लेन कर दिया उसने, फोक आई बैठी चली गई, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट हर पोएम का अपना क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, उसी सेंट्रल आइडिया में से क्वेश्चन निकलता है, उसी सेंट्रल आइडिया में से वैल्यूज पुट होती है कि बताओ आपको क्या समझ में आया, बताओ इस चीज के हिसाब से आप क्या कहेंगे। कई बार तो क्या होता है, एक ही क्वेश्चन होता है, सेम टू सेम एक क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा आपको मैं, क्वेश्चन सेम है लेकिन वही क्वेश्चन 2 अलग अलग पोएम में से बना हुआ है। आधा क्वेश्चन, आधी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है और बाद वाला खाली पोएम का नाम उसने बदल दिया, लेकिन जो बात पूछी है वो सेम है। तो सेंट्रल आइडिया पता होना जरूरी। क्या कहता है, कहते हैं द पोएम सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये वाली पोएम हमें क्या समझाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, माने इस पोएम के अंदर आपको क्या जानने को मिलेगा कि जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजों की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि राइटर जो है वो कहता है कि आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ऊपर से उसके ऊपर डस्ट गिरी और उसके मूड में एकाएक चेंज आया। डस्ट का गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम भी कहीं निकल डस्ट तो हमारे ऊपर लगती है, लेकिन इस कहानी में कहता है कि उस डस्ट ने उसके पूरे मूड को बदल दिया और उसका जो टाइम खराब हो रहा था, कहता है वो टाइम भी मेरा ठीक हो गया, वरना और कई घंटे मेरे खराब हो सकते थे। तो किस तरीके से बहुत छोटी चीज भी लाइफ में बड़े चेंज लेकर के आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके अंदर बता रखा है, और यही बता रखा है कि जो स्मॉल थिंग्स होती हैं उनका लार्जर सिग्निफिकेंस हो सकता है जिंदगी में। क्या हो सकता है, लार्जर सिग्निफिकेंस, लार्जर सिग्निफिकेंस। इस सिग्निफिकेंस वर्ड को याद कर लो, पोएम में से ना ये वर्ड आता है, इसका मतलब होता है इंपोर्टेंस। कई बार इंपोर्टेंस वर्ड नहीं बोलता लिखता राइटर, क्या लिख देता है, सिग्निफिकेंस। कभी ढूंढते रहो बोर्ड में, वो पता नहीं तो कुछ नया ही है मार्केट में जो आया है, ये सुना ही नहीं है। सिग्निफिकेंस माने इंपोर्टेंस। तो बहुत छोटी चीजों की कई बार बहुत बड़ी जो है ना वो इंपोर्टेंस हो सकती है। जैसे इसके अंदर बता रखा है कि कैसे वो डिप्रेशन में था, किसमें था, डिप्रेशन में, और डिप्रेशन से बाहर आया एक छोटी चीज की वजह से। इसका मतलब उस छोटी चीज की बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो हो सकती है। यही थीम है हमारी इस पोएम की। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि कैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी छोटी चीज की इंपॉर्टेंस किस तरीके से होती है, या उस डस्ट ऑफ स्नो का हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपैक्ट है, या उससे आपको क्या समझ में आता है, चीजों की वैल्यू जिंदगी में किस तरह करनी चाहिए। कई सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, लेकिन उन सबका जो आइडिया ना वो सेम ही है। आपको रेफरेंस देना है इस कहानी का कि पोएट हमें समझा रहा है कि जैसे मेरी जिंदगी में एक आम घटना ने बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया, मेरा मूड ही बदल दिया, पूरी जिंदगी का सोचने का नजरिया बदल दिया। मैं पहले डिप्रेशन में था, अब मैं पॉजिटिव, मेरा माइंड होगा। किसी की जिंदगी में बहुत छोटी चीज आ सकती है और उसकी वजह से कोई बड़ा चेंज उसकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, इसी का दूसरा हिस्सा आता है हमारा फायर एंड आइस। क्या नाम है पोएम का, फायर एंड आइस। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है। इसका पोएट भी सेम है, रॉबर्ट
फ्रोस्ट है। ठीक है, तो देखो पोएम मैंने पहले बताया कि पोएम नाम कुछ होता है, उसका मकसद हमें समझाने का कुछ और होता है। ये पोएम हमें क्या बताती है? ये पोएम हमें बताती है कि हमारी जो इल फीलिंग्स है ना, इल फीलिंग्स, कैसे फीलिंग्स? इल, इल का मतलब है, इल का मतलब जो बीमार होता है, लेकिन बीमार फीलिंग किसको बोलेंगे? फीलिंग तो बीमार होती है। इल फीलिंग का मतलब नेगेटिव थॉट्स, बुरे जो हमारे ख्याल हैं, उनका लाइफ में क्या रिजल्ट होता है? कहता है कैसा रिजल्ट होता है? डिस्ट्रक्टिव। कैसा रिजल्ट हो सकता है? डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट। किसी से डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट हो सकता है? इल फीलिंग से। अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, बुरा बनोगे, सब कुछ बुरा ही बुरा होगा, है ना। और वो इल फीलिंग कौन कौन सी, जिसके बारे में एक्सप्लेन किया है राइटर ने, ध्यान से दिखेंगे, इन वर्ड्स को लिख लेंगे। ग्रीड, ठीक है, ग्रीड का मतलब है लालच। अगला वर्ड है एवराइस, AVARICE, इसका मतलब भी लोभ। ठीक है, एक होता है लस्ट, लस्ट का मतलब लालसा, किसी बात को जान पाने की बहुत ज्यादा लालसा। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद, दो चीजों के बीच में, सॉरी। उसके उसके अलावा फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध। क्या मतलब होता है? क्रोध। उसके बाद है हेट्रेड, घृणा, किसी से हेट करना, चिढ़ना, उससे जलन करना या नफरत करना। कोल्डनेस, कोल्डनेस किसी से रूखा स्वभाव करना, मतलब उससे बहुत अच्छे से बर्ताव ना करना, रूखापन जिसको बोलते हैं। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस मीन्स कोई चीज टॉलरेट ना करना, असहनशीलता जिसको बोलते हैं। और ये जो पोएम है ये हमें क्या मैसेज देती है वो भी लिख लेंगे। पोएम का जो मैसेज है वो है पीस। और पोएम में क्या कहता है, पोएम पर भी आते हैं, कहता है कि जी दुनिया एक ना एक दिन खत्म तो होनी है। कुछ लोग कहते हैं फायर से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस से खत्म होगी। लेकिन अगर एक बार खत्म होनी है तो फायर से भी हो सकती है, और एक और मौका मिला खत्म होने का तो आइस भी कोई बुरी ऑप्शन है नहीं है। लेकिन यहाँ पर फायर और आइस का मतलब सच वाली आग नहीं है, वो इन्हीं चीजों को जो मैंने अभी वर्ड लिखवाए हैं, इन्हीं को फायर एंड आइस जो है ना वो इससे कंपेयर करता है कि जिंदगी या दुनिया जो है वो एक ना एक दिन खत्म होगी, लोग आपस में लड़के मर जाएंगे, इतनी नफरतें आ जाएंगी दुनिया में कि लोग एक दूसरे को पसंद ही करेंगे, देख के जान से मारने की कोशिश करें, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल भी ऐसे ही होता है, बहुत जगह ऊपर भाई भाई को काट देता है ना, बेटे बाप की लड़ाई देखने को मिलती है, लोगों में ऐसे भगदड़ मच जाती है, अपना स्नान करने के चक्कर में साथ वाले को पैर नीचे कुचल के मार देते हैं। तो ये क्या है? ये यही तो फीलिंग है। तो जब 1000 लोग मर सकते हैं तो कल को 1 लाख लोग भी मर सकते हैं, और 1 लाख मर सकते हैं, कल को 1 करोड़ भी मर सकते हैं, है कि नहीं भाई? इन्हीं फीलिंग्स के चक्कर में 1000 लोग भी तो मर ही गए ना, कहीं पर मारकाट हो गया, भगदड़ दंगा हो गया, मान लो हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया सपोज करो, तो हिंदू मुस्लिम दंगा भी तो हेट्रेड का एग्जांपल है। और किसका एग्जांपल है? कल को पूरी दुनिया में दंगा हो जाए, मान लो वर्ल्ड वॉर हो गया, आधी दुनिया एक तरफ आधी दुनिया एक तरफ, इन्होंने इनके ऊपर परमाणु छोड़ दिया, उन्होंने इनके ऊपर परमाणु छोड़ दिया, तो क्या होगा? पूरी दुनिया स्वाहा होगी। और उस स्वाहा के पीछे वजह क्या होगी? हेट्रेड, नफरत इतनी होगी, भाई क्या करे, ये देश इससे चिढ़ता है, वो देश इससे चिढ़ता है, वो चाहता है कि ये खत्म दुनिया के नक्शे से, वो देश चाहता है कि ये खत्म हो जाए। तो इस तरीके की जो है वो इमोशंस इस कहानी के अंदर एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको बताऊं फायर किस किस को बोला है राइटर ने, वो भी सुन लो एक बार। जैसे ग्रीड है ना, ये सब फायर है, क्रुएलिटी है, कन्फ्लिक्ट है, फ्यूरी है, इनटॉलरेंस है, ये सभी फायर में काउंट कर रखे हैं। जैसे लस्ट है, ठीक है, कोल्डनेस है, इंडिफरेंस है, हेट्रेड है, ये सभी चीजें आइस में जो है वो पोएट ने एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, अगली पोएम पे आते हैं, ए टाइगर इन द जू। गॉट इट? यहां तक का नोट कर लिया? अगली पोएम है ए टाइगर इन द जू। अगली पोएम है 3rd नंबर पे, अ टाइगर इन द जू। थोड़ा बहुत आइडिया तो देखते समझ में आता है। देयर आर 2 टाइगर्स, इस कहानी के अंदर 2 टाइप्स के टाइगर हैं। ठीक है, एक टाइगर है जो केज के अंदर बंद है, और दूसरा जो है वो फॉरेस्ट में फ्री जो है वो घूम रहा है जंगल में, एकाएक जो है वो उसको कोई परेशानी किसी बात की नहीं है। सो द सेंट्रल आइडिया क्या कहता है पोएम का, जो थीम है जो वो क्या कहती है वो भी समझ लेते हैं एक बारी। थीम कहती है देयर द पोएम थ्रोज लाइट ऑन द प्लाइट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वाइल केप्ट इन जू। जो जानवरों को जू में रखते हैं उनके ऊपर लाइट डाली है कि जू में जो लाइफ होती है एनिमल्स की, हम उनको देखने जाते हैं, मजा करते हैं, लेकिन एनिमल्स की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। कोई हमें पिंजरे के अंदर बंद कर दे और हमें रोड पर रख दे और लगा दे हमारी प्रदर्शनी, तो लोग तो खुश हो रहे हैं, देखो 2 नमूने बंद कर रखे हैं पिंजरे में, लोग देख रहे हैं, हंस रहे, तालियां बजा रहे हैं।
बट तुम्हें कैसा लग रहा होगा? अच्छा, मजा आ गया। देखो लोग हमें से रोटी खिला रहे हैं अंदर से पुचकार के, है ना? बुरा लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी कंपेयर कर रखा है और बता रखा है कि जो जू में रहते हैं एनिमल्स, उनकी लाइफ कैसी होती है। द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ टाइगर इन द जू एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट आर एक्सप्रेस्ड इंप्रेसिवली। इनकी जो मूवमेंट्स हैं टाइगर्स की, वो बता रखी हैं। मूवमेंट्स ऑफ टाइगर्स आर एक्सप्रेस्ड। पोएट ने इन दोनों टाइगर्स की जो मूवमेंट है उनको ही एक्सप्रेस कर रखा है इस पोएम के अंदर, अलग अलग स्टैंजा में। एक बार क्या बोलता है, जो जू में जो टाइगर है वो क्या करता है, वो यहां से वापस घूम सकता है, उसके पास एक 10 फीट की वॉल्स हैं, 10 फीट से ज्यादा उसकी रेंज नहीं है, 4-10 कदम चलेगा उसके बाद जाली आ जाएगी, उससे बाहर निकल सकता नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जो टाइगर इन द फॉरेस्ट है वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं जो जू के अंदर टाइगर है उसको देखने लोग आते हैं, उसको देखते हैं, वो किसी को हार्म नहीं कर सकता, वो नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जो फॉरेस्ट के अंदर जंगल में जो टाइगर है वो जहां चाहे वहां जा सकता है, जिसको चाहे उसको डरा सकता है, वो किसी तरीके से रह सकता है। जब रात होती है जो फॉरेस्ट में जो टाइगर है वो खुले आसमान के नीचे होता है, जो उसका मन करे वैसे वो रह सकता है। बट जो जू में टाइगर है वो उसके पास तो लिमिट है, वो तो कहीं भी जा सकता, उसको बस जो जाली है ऊपर, जो केज है उसके ऊपर से ही तारे दिख रहे बेचारे को, है ना? और रात भर गाड़ी घूमती रहती है उसमें पेट्रोलिंग करने के लिए, खाना खिलाने वाले, उनको संभालने वाले, उनको चुपचाप देखता रहता है बेचारा, कुछ कर सकता नहीं है। लेकिन यही टाइगर अगर फॉरेस्ट में होता, उसके अगल बगल टॉर्च लेके कोई घूम रहा होता, टॉर्च मारता हुआ टाइगर पे, हाँ ठीक बैठा नहीं बैठा है, तो टाइगर उसको खा भी सकता था। और दूसरी बात, किसी की हिम्मत ही नहीं होती जंगल के चीते को देखने की, सो रहा है कि जाग रहा है, इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। ठीक है, सीटी बजा करके सो रहा है कि जाग रहा है, इसको हम जू में देख सकते हैं। जो गेट कीपर है वो जो जू में टाइगर है ना, उसी को देख सकता है, सीटी बजा के टॉर्च मार के, हाँ आओ सो गया। वही टाइगर अगर किसी खुले मैदान में लेटा होता ना और फिर को जाके देखे, हाँ सो गया, अब तक तो चटनी हो जानी थी, पता ही नहीं चला कि सीटी कहाँ गई और टॉर्च कहाँ गई, है ना? तो ये दोनों चीजें एक्सप्लेनेशन कर रखी है। सो द पोएम इन्फ्यूजेस टेल्स अस अबाउट द कंट्रास्ट ऑफ अ टाइगर कैप्ट इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो दोनों टाइगर्स में जो दो टाइगर हैं हमारे इस कहानी के अंदर, इनके बीच में क्या शो कर रखा है? कंट्रास्ट। क्या शो कर रखा है? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट जो है ना, ये बताने की कोशिश कर रखी है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में से, इस बार शायद में क्वेश्चन ना आए, ठीक है, एक दो बार आया भी इसमें से, लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है तो दोनों के बीच में डिफरेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। फ्रीडम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जो आपकी ट्री पोएम, जो ट्रीज वाली पोएम आएगी ना आगे, एक बार उसके साथ मिक्सअप करके क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसमें जो कंट्रास्ट शो कर रखा है उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ही बताने की कोशिश कर रखी है। जो टाइगर पिंजरे में बंद है उसकी कोई तारीफ नहीं कर रखी इसमें, उसकी बुराई ही कर रखी है। ये बताने की कोशिश कर रखी कि एक ऐसा प्राणी जो सबको डरा सकता है, लेकिन आज वो चुपचाप बिगी बिल्ली बनकर के बैठा, तो क्या वजह है? वजह है उसकी फ्रीडम छीन ली गई है ना? आज समाज में जो लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं हम एक अलग कास्ट के लोग हैं और हमारी बहुत चलनी चाहिए, जब अंग्रेज थे ना देश में, यही लोग जो आज अपने आप को ऊंचा मानते हैं, यही आदमी जब अंग्रेजों से मिले जाते थे तो जी हुजूर, और अंग्रेज बोलता है बैठ नीचे, और नीचे बैठते थे। आज कहता हम बड़ी ऊंची कौम है। ये ऊंचाई तब नहीं थी जब यहाँ पे अंग्रेज थे, तब ये क्या थे? झुक के ऐसे बैठते थे, जी साहब ठीक है जी। वजह क्या है? तब फ्रीडम नहीं थी, अब क्या है? फ्रीडम है। जंगल में जाएंगे तो जो कमजोर भी टाइगर होगा ना, वो भी इंसान से तो खतरनाक ही होता है, लेकिन पिंजरे में कितना ही मजबूत टाइगर हो, वो भी इंसान के सामने कमजोर है। उसके पास हंटर है, उसके पास दीवारें हैं, कहां जाएगा? दीवार तो तोड़ सकता नहीं है ना? तो ये सारी चीजें बता रखी है इसमें। ठीक है, हाँ। जैसे पिंजरे वाले टाइगर के लिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि कॉन्क्रीट सेल्स, जो इसमें बता रखा है। किसको बोलते हैं कॉन्क्रीट सेल्स? दीवारें जिनको बोलते हैं, सीमेंट की जो बनी दीवारें हैं। बिहाइंड बार्स, अगर कोई पूछे जी कहाँ है वो, तो ये दो चीजें जगह बता सकते हो कि कंक्रीट सेल्स के पीछे रहता है। बिहाइंड द बार, बार सलाखें जो पिंजरे के अंदर वो जो सरिये से होते हैं उसको बोलते हैं बार्स, ठीक है। और जो वाइल्ड टाइगर है वो जैसे लॉन्ग ग्रास में घूम सकता है जी। ये कुछ शब्द हैं, ये उनसे जुड़े हुए याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। जंगल एज माने जंगल के किनारे पे कोई घर है, कोई बसावट है, तो वहां जाकर के किसी को डरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में जो है बता रखी है। अगली पोएम आती है, ये उतार लिया, नोटेड। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स।
हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये पोएम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। पोएम का जो सेंट्रल आइडिया थीम जो है वो क्या कहता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सुन लो, होता क्या कई बार ऑप्शन में आए तो कुछ ना कुछ तो कर ही ले इंसान। द पोएम इज रिटन इन अ ह्यूमरस वे दैट सजेस्ट हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। तो इसकी जो थीम है दैट इज हाउ टू फाइंड द वाइल्ड एनिमल्स। इस पूरी पोएम में कुछ एनिमल्स, ठीक है, जैसे बियर है, चैमेलियन है, ठीक है, तो ये सब एनिमल्स हैं, इन सबको कैसे पहचाने, लॉयन है, टाइगर है, इन सबको पहचाने कैसे वो बता रखा है, ठीक है। हर एक एनिमल के बारे में एक स्टेंजा है जिसमें बता रखा है, उसके ऊपर स्ट्रिप्स है, तो समझ लेना ये बंगाल टाइगर है। अगर कोई एनिमल है वो अपना कलर चेंज कर रहा है तो समझ लेना वो चैमेलियन। इस तरीके से पहचान कैसे करनी बता रखा है ना। द वेज सजेस्टेड आर टू डेंजरस टू अडॉप्ट, दीज लाइज इन द ह्यूमर, माने मजाकिया जो है ना ये पोएम है, ठीक है। पूरी जो पोएम है वो ह्यूमर के ऊपर बेस चलती है। एग्जाम में आने के चांस इसके ना के बराबर है, बट फिर भी थोड़ा सा रख लेना। और इसमें से क्वेश्चन जो पेपर में आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो क्या है, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ये याद रख लेना, ये लाइन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ये एक फ्रेज याद रख लेना। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, मतलब धोखा होता है, कई बार नजरों का धोखा हो सकता है, कोई चीज देख कर लगे कि ऐसा है ना, लेकिन वैसा नहीं होता है। कई बार आदमी दही के धोखे में कपास खा लेता है, कटोरी में कपास थी कॉटन, और व्यक्ति को क्या लगा दही है, दही भी सफेद है, कपास भी सफेद है, और कपास खाने के बाद कहता है वो दही के धोखे में मैंने क्या खा लिया, कपास। तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो हाउ टू वाइल्ड एनिमल्स टू कोलैबोरेट दिस स्टेटमेंट, पूछ रखा है कि इस पोएम के बेस पे आपको बताना है। तो इसमें बता रखा है कि कई बार एनिमल्स बहुत सॉफ्ट लगते हैं, देखने में क्यूट लगते हैं, जैसे बियर है, भालू है, तो भालू को जब भी हम फिगर आउट करते हैं किसी टीवी में, मोबाइल में, टेडी बियर, तो उसको एक क्यूटनेस की तरीके से देखते हैं। लेकिन पोएम क्या कहती है, ऐसा नहीं है भाई, उसके पास मत जाना, इंसान को तो यूं निपटा देगा वो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिखने में जो जैसा है असल में वैसा वो नहीं होता है। तो यही इस पोएम के क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है, और पूरी जो कहानी है वो बताती भी हमें यही है कि आपको पहचान कैसे करनी, कैसे इनसे दूर रहना है, ये डेंजरस भी हो सकते हैं। अदरवाइज इस चैप्टर में से, सॉरी, इस पोएम में से कोई जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस कितने हैं, ना के बराबर, ठीक है। अगली पोएम आती है, ये इंपॉर्टेंट पोएम है, द बॉल पोएम। इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसकी थीम भी बड़ी जो है वो लाइफ से जुड़ी हुई। देखो, जो जितनी ज्यादा हमारे से कनेक्ट चीज होगी ना, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डीप होगी, उतने ही चांसेस हैं उस पोएम में से, उस चैप्टर में से क्वेश्चन में, पेपर में जो है वो आने के। जिस चैप्टर में से कुछ शिक्षा नहीं मिलेगी, सीख नहीं मिलेगी, वो चैप्टर उसी हिसाब से एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। आप खुद हिसाब लगा सकते हो, जिस जिस चैप्टर में से बहुत ज्यादा डीप जो है वो मीनिंग निकल रहा है ना, तो फिर समझ के चलो वो चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट है। कुछ आ रही बात समझे मेरी, जैसे लंचो वाला चैप्टर है, बहुत कुछ सिखाते हैं, उसके एक बड़ा गहरा मतलब है, किस तरीके से मैन और नेचर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रखे, बड़ा गहरा मतलब है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांस उस हिसाब से ज्यादा भी है। नेल्सन मंडेला है, जो इश्यूज उसके अंदर रेज कर रखे हैं, वो इश्यूज सोसाइटी के लिए, हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें से पेपर में आने के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा ही रहते हैं। भोली वाले चैप्टर जैसे मान के चलो, तो भोली वाले चैप्टर में जिस हिसाब से एजुकेशन के ऊपर पूरा प्रेशराइज फोकसाइज करा गया है, तो इसका मतलब वो चैप्टर हमें एक वैल्यू सिखाता है कि हाउ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर स्पेशली गर्ल्स। तो एक इश्यू रेज करा गया, तो उस हिसाब से उसमें से पेपर में क्वेश्चन आने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। बस ये मान के चलो, जिसमें ज्यादा शिक्षा मिले वही चैप्टर, वही पोएम उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से हो जाएगी। तो बोल पोएम क्या कहती है, वह वो नींद आ रही है बेटा, दुखी है किसी बात से, कहते हैं इसके अंदर लॉस्ट बॉल की बात करी गई है। अब ये लॉस्ट बॉल की बड़ी इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर। कहते हैं बॉल गुम होगी बच्चे की। अब जब बच्चे की बॉल गुम होती है तो बच्चा बैठ करके चिंता में है। अब कोई आकर उसे समझाता है उसको, बेटा टेंशन ना ले, बॉल ही तो थी, नहीं आ जाएगी। बस यही इस पूरी कहानी का एक जो मेन पॉइंट है। तो क्या कहता है कि बॉल जो है ना, बॉल नहीं आ सकती है, लेकिन मेरे जो इमोशंस हैं जो उस बॉल से जुड़े हुए थे वो वापिस से नहीं आ सकते। मेरा जो टाइम था जो मैंने उस बॉल को दिया वो वापिस से नहीं आ सकता। मेरा जो पास्ट है, मेरी जो फीलिंग्स हैं, वो सब वापिस से नहीं आ सकते। क्लियर होगी बात, है ना। तो द पोएट वांट्स टू टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग करेज टू बियर द लॉसेस इन लाइफ। लाइफ के जो लॉसेस हैं
उनके साथ उस बोल को कंपेयर कर रखा है। एक बार बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन आया था बोल पोएम का मिक्स होकर के द सरमन एट बनारस के साथ। बुद्धा भी यही बात कहते हैं वैसे तो, कि बाकी सब चीजें बाहर की हैं, ठीक है, सब कुछ एक ना एक दिन इस दुनिया से निकल लेना, नथिंग इज परमानेंट। तो ये जो पोएम है, वो पोएट जो बैठा बैठा तंग है, दुखी है इस बात से कि मेरे बोल गुम हो गए, तो उसको भी ये शिक्षा देनी है। तो उस क्वेश्चन का मीनिंग ये था कि बुद्धा वाली शिक्षा इस बच्चे को देनी है, ताकि ये बच्चा अपनी परेशानी से बाहर आ जाए। आई बात समझ में? तो इसमें भी क्या बता रखा है कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है। हाँ, वो बात अलग है, आप अपने पास्ट को नहीं परचेज कर सकते। बोल देखो, मेरे पास एक बोल है, 5 साल से मैं खेल रहा हूँ, मेरी गुम होगी, मैं गया शंकर की दुकान से दूसरी लेकर के आया, उससे खेलना शुरू कर दिया, बोल तो दूसरी है, लेकिन जो पहले मेरे पास थी बॉल, ये वो नहीं है। उसके साथ जो मेरा समय जुड़ा हुआ था, जो मेरी इमोशंस थे, वो अब वापस नहीं आ सकती। आप पैसे से चीजें दूसरी ला सकते हो, लेकिन उस चीज के साथ का जो मेरा हाव भाव था, वो वापस से वो दुकान पे नहीं मिलता। जो उस चीज के साथ मेरे इमोशंस थे, जो मेरी फीलिंग थी, फीलिंग थोड़ा बाजार में मिलती है कि मैंने दुकानदार को बोला एक बोल दे दे, कितने की, 50 रुपए की, मैंने कहा 5 रुपए की साथ में फीलिंग भी दे दे। मेरी पहले वाली जो बोलती, फीलिंग भी मेरी गुम हो गई साथ में, तो 10 रुपए का एक्साइटमेंट भी दे दे, 5 रुपए की फीलिंग दे दे, 2 रुपए का रोना दे दे, 5 रुपए का हंसना दे दे, 7 रुपए का आंख मटकाना दे दे, तो ये सब तो नहीं मिलेगा दुकान पे, इमोशंस तो नहीं मिलने वाले। तो मनी एक्सटर्नल है, उससे आप खाली चीजों को खरीद सकते हो, इमोशंस को नहीं खरीद सकते हो। और पोयम हमें ये समझाती भी है कि लाइफ में जो लॉस हमारी में होते हैं, वी हैव टू बियर इट, हमें इनको सहन करना आना चाहिए। अपनी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, उनको सहन करना सीखना चाहिए। द लॉस ऑफ समथिंग इज ए लेसन, वी मस्ट वैल्यू वट एवर वी पोजेस। और लॉस ऑफ समथिंग का मतलब कहता है कि जो लॉस ऑफ समथिंग है, माने कोई चीज का गुम हो जाना है, वो हमें एक लेसन भी सिखाता है। क्या? कि हमें वैल्यू देनी चाहिए किस चीज को? व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है फिलहाल, उसकी वैल्यू करो भाई, जो चला गया वो चला गया। तो ये भी जो है इस पोएम में से कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, डन है। हर चीज को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं जो बता रहा हूं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ताकि बाद में एग्जाम के लिए उसी हिसाब से प्रिपेयर हो सको। एक और इंपॉर्टेंट पोएम पे आते हैं, अमांडा। इस बार इस पोएम में से क्वेश्चन आने के चांस ना के बराबर है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं क्या है थीम, क्या है पोएम की, क्या समझा रही है पोएम। द पोएम वेरी इफेक्टिवली डिपिक्ट द डिलेमा ऑफ अ टीनेजर वेयर ही सी फील्स दैट हिज और हर फ्रीडम इज curtailed। कहता है टीनेज जो बच्चे हैं उनके बारे में जो बात कर रखी है, ठीक है, टीनेजर्स वर्सेस पेरेंट्स, ये है इस पोएम की थीम। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है इस पोएम में या इस तरह के केसेस में, बच्चे सही होते हैं या पेरेंट्स सही होते हैं? आपको क्या लगता है? ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आता है, और जो भी आंसर दे उसको जस्टिफाई जरूर करें। अब मैंने लिख दिया बच्चे सही होते हैं, साबित करो, या मैंने लिख दिया पेरेंट्स सही है अपनी जगह पे, तो साबित करो, साबित जरूर करना, वॉट एवर वी वांट टू से, ठीक है, वो हमें वी हैव टू जस्टिफाई, हमें उसको साबित करना भी आना चाहिए। यूं नहीं हवा में कोई बात कह दी, हवा में नहीं कह रही कोई बात भी कहनी, कि जी मैं पानी से गाड़ी चला दूंगा, ये तो हवा में बात कह दी मैंने, चला के दिखा, तब दुनिया मानेगी ना। यूं थोड़े मैं लिख दूंगा बस, चला दूंगा जी मैं पानी से गाड़ी, 1 लीटर पानी से 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दूंगा मैं, ऐसी कार बना दूंगा, उसमें एक बार 1 लीटर पानी डाल दो, जिंदगी भर कुछ डालो ही मत उसमें, ना सर्विस कराओ ना टायर डलाओ, सब अपने चलेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिख तो दिया, साबित करके दिखाओ, चला के दिखाओ गाड़ी 2-4 दिन। तुम 1 लाख किलोमीटर छोड़ो, तुम 5 किलोमीटर चला के दिखाओ, है ना। तो वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू नीड टू जस्टिफाई योर पॉइंट, है ना, उसका साबित भी करना है, ठीक है। पेरेंट्स समटाइम्स इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन टू डू और नॉट टू डू ए सर्टेन थिंग, बट द चिल्ड्रन थिंक इट टू बी एन इंट्रूजन ऑन द प्राइवेसी। तो क्या कहता है, पेरेंट्स कई बारी क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चे को, और बच्चे को क्या लगता है ये क्या है, मेरे ऊपर बाउंडेशन है। बस यही है इस पोएम का पूरा पूरा खेल, यही है इस पोएम की थीम। पेरेंट्स का मानना बच्चे को गलत लगता है, बच्चे की हरकतें पेरेंट्स को गलत लगती हैं। पेरेंट्स को लगता है जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा, और बच्चे को लगता है कि माँ बाप जो मुझे कह रहे हैं वो थोप रहे हैं मेरे ऊपर चीजों को, बाउंड कर रहे हैं मुझे, इंपोज कर रहे हैं हर चीज को। पढ़ ले तो मतलब ये भी जबरदस्ती है, कोचिंग चला जाए ये भी जबरदस्ती है, स्कूल चला जाए जबरदस्ती है, 10 रुपए बच्चे ने मांगे, पेरेंट्स ने बोला बेटा है नहीं अभी, कहीं से भी ला के दो। तो ये जो चीजें है ना, यही इस उसके अंदर बता रखी है। पेरेंट्स ने कहा जा ट्यूशन चला जा, बच्चा सोई जा रहा आराम से,
4:30 बज के सो रहा है, टीचर ने पूछा, सो रहा था जी मैं तो। पेरेंट्स परेशान, सोता ही रहेगा ये, कब तक सोता रहेगा बताओ, पेपर सिर पे आ गए। लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि मुझे क्यों ही कहा जा रहा है। तो वही अमांडा जो है वो बार बार कह रही है, जितनी बार उसकी मदर उसको टोकती है कि नेल्स कैसे बाइट मत कर, हर बार उसके बदले में वो मन मन में एक बात बोलती है, काश मेरे तो पेरेंट्स ही ना होते, काश मैं तो अनाथ ही होती, कोई कुछ कहता तो ना, कम से कम मजे में तो होती मैं। ठीक है, गंदे पैर हैं, घर के अंदर घुसे, बेटा पोछा मार रखा अंदर बताना, काश कोई होता ही ना, काश हमारा घर कीचड़ कीचड़ होता, कोई टेंशन ही नहीं थी, और ज्यादा गंदे हो रहे थे घर आने के बाद, सफाई की चिंता ही नहीं थी, काश हम कचरे में रह रहे होते, फिर तो कोई कहता ही ना नंगे पैर आया चप्पल पहन गया, पता कचरा ही कचरा, बाहर भी कचरा अंदर भी कचरा, है ना। तो वही पूरा पूरी जो झगड़ा है ना, वो इस पोएम के अंदर जो है वो बता रखा है कि कैसे बच्चे को लगता है कि मेरे साथ जो है वो बहुत जबरदस्ती सी हो रही है। ठीक है, एक इसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में, अ फ्रेंड्स आई इज अ गुड मिरर, हाउ फार डज दिस अप्लाई टू रिलेशनशिप स्पोकन अबाउट बिटवीन मैन एंड एनिमल्स इन द पोएम। सॉरी, तो नेक्स्ट पोएम का आ गया, तो नेक्स्ट पोएम है, चलो। अगली पोएम पे चलते हैं बेटा, एनिमल्स। कौन सी पोएम है? एनिमल्स। एनिमल्स नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बता देता हूं इसमें से। देखो, इसमें जो पोएट है वो बार बार एक ही बात कहता है कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, बेटर देन ह्यूमन बींग्स, यही है इस पोएम की जो थीम है। जो एनिमल्स है वो इंसानों से अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? तो कुछ क्वालिटी बताता है एनिमल्स के अंदर, जैसे एनिमल्स के अंदर ग्रीड नहीं होती, लस्ट नहीं होती, ठीक है, वो लोग झूठ नहीं बोलते, ये सारे काम एनिमल्स नहीं करते। कौन करता है? इंसान करता है। तो पोएट क्या कहता है, एनिमल कहता है मुझे एनिमल्स को देख के ना ऐसा रियलाइज सा होता है जैसे मैं भी पिछले जन्म में एनिमल था। अब ये एनिमल वो रणबीर कपूर एनिमल की बात नहीं हो रही, कभी लगेगी वो एनिमल की फिल्म की बात हो रही है, ये असली वाले एनिमल्स की बात हो रही है, पशु जानवर उनकी बात हो रही है। पता लगे एनिमल्स लेके बंदूक, हाँ मैं भी एनिमल था, वो वाला एनिमल अलग है। ठीक है, वो तो समाज के लिए खतरा है। ये पोएम अच्छी है, हमें समझाती है कि एनिमल्स कितने अच्छे होते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, अ फ्रेंड्स आई इज अ गुड मिरर, हाउ फार डज दिस अप्लाई टू द रिलेशनशिप स्पोकन अबाउट बिटवीन मैन एंड एनिमल्स इन द पोएम एनिमल्स। कहता है इस कहानी के अंदर जो ऑथर है, वैल्यूज ऑफ फ्रेंडशिप विद एनिमल अबाउट द ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन, बिकॉज एनिमल्स इंप्रेस हिम विद देयर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड डेमन्योर। क्या कहता है कि इस पोएम के अंदर एनिमल्स ने पोएट को इंप्रेस किया है। क्या किया है? इंप्रेस किया है। कैसे इंप्रेस किया है? अपने अच्छे बिहेवियर से। अब आप एक एनिमल के प्रति रोज अच्छे हो जाओ, डॉग है, कोई भी एनिमल है, वो एनिमल धीरे धीरे आपको जान जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा फील करेगा। आप किसी इंसान के लिए अच्छे हो जाओ, वो इंसान मौका पाते ही आपको ठग लेगा। हाँ कि ना? ऐसा होता नहीं होता है? इस बार एनिमल्स कभी चुगली नहीं करेंगे। आप किसी कुत्ते कान में अपनी कोई बात बता दो खास कि भाई मेरा ना एक दोस्त बन गया नया नया, लिखवा के ले लो मेरे से, वो एनिमल किसी को नहीं बताएगा, इस बात की चुगली कहीं भी नहीं करेगा। ठीक है, ये है एनिमल्स की विशेषता। कहता है अनलाइक मैन द पोएट जस्टिफाइज सच फ्रेंड्स एज दे डू नॉट लेबर एंड लेमेंट द कंडीशन और सफर सेल्फ मोर्टिफिकेशन फॉर देयर रॉन्ग्स। कहता है ना ही एनिमल्स रोते भी नहीं है, ये काम और नहीं करते एनिमल। क्या नहीं करते? लेमेंट्स नहीं करते। कहता है रोते पीटते नहीं है, हाय मैं कैसा हूं, हाय मेरे पास नए कपड़े नहीं है। कुत्ता कभी रोता है? मेरे को नए कपड़े दिलाओ, शादी है, चाहे पड़ोस में शादी हो, चाहे डीजे बज जाओ, कुछ भी होता हो, उनको कोई मतलब नहीं। उनको थोड़ा खाने को मिल जाए, छुट्टी, आराम से नाली में पड़ के सो जाएगा, कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। किसी को काट लेगा ना कुत्ता, काटने के बाद भी रोएगा मैंने गलती कर दी, दिखावा भी नहीं करेगा सॉरी सॉरी सॉरी, कभी कुत्ता सॉरी नहीं बोलेगा। अगर काटने फिर सॉरी बोलेगा, होता है ऐसा? काट गया काट गया, ठीक है खुद लगाओ, कुत्ते को मतलब नहीं है। तो जो है वो रियलिटी है। तो एनिमल्स के अंदर क्या होती है? ट्रुथ। क्या होती है? ट्रुथ। यही जो चीज हमें समझाने की कोशिश करी है इस पोएम के अंदर, और एनिमल्स की तारीफ करी गई है, एनिमल्स को इंसानों से अच्छा बताने की कोशिश भी करी गई है। कन्फर्म होगी बात? आगे बढ़े। अगली पोएम आती है द ट्रीज। ये इंपॉर्टेंट पोएम है, इस बार इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है,
या तो क्वेश्चन आएगा इसमें से इस बार बोर्ड एग्जाम में, या स्टैंड जाएगा, एक चीज तो आएगी, ध्यान रखिए। प्लीज, थीम क्या है इसकी? फ्रीडम। क्या समझा रहा है कि कब तक आप एक चीज को बांध कर रख सकते हो? पूरी पोएम में क्या बता रखा है? पेड़ है, कंक्रीट की दीवारों में है, बिल्डिंग्स में है। एक पोएट क्या फील करता है? सारे पेड़ जंगल की तरफ चल दिए, शीशे तोड़ करके, दीवारें तोड़ करके फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जंगल जो खाली हो गए थे अब दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। अब असल में ये जो पोएट हमें पेड़ों के बारे में बता रहा है ना, बात खाली पेड़ों की नहीं है, यहां पर किससे कंपेयर कर रहा? फीमेल्स से, वीमेन, महिलाओं से कंपेयर कर रखा है पेड़ों को। ये पुराने जमाने की पोएम है, तो क्या कहता है कि जैसे महिलाओं को बांध कर रखा हुआ है, एक जमाना ऐसा आएगा जब महिलाएं इन अत्याचारों से मुक्त हो जाएंगी और अपनी जिंदगी जिएंगी। अब वो जमाना आ चुका है, अब वो जमाना आ चुका है कि अब इन चीजों को बांध करके रख नहीं सकते आप। जो चीज फ्री होने के लिए बनी है आप उसको दीवार में कैद नहीं कर सकते। पेड़ वृक्ष फैलने के लिए बना होता है, आप उसको 2x2 के गमले में अगर रखोगे तो एक ना एक दिन उसकी जड़ जो है गमले को तोड़ देंगी और बाहर निकल जाएंगी। यही इस पोएम के अंदर जो है वो समझाने की कोशिश करी गई है। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। एक ऐसा फॉरेस्ट जो ट्रीलेस है, जिसके अंदर पेड़ नहीं है, उस जंगल में क्या क्या चीजें हैं जो नहीं हो सकती? इस पोएम के अंदर बता रखा है, कहता है बर्ड्स की जो चिरपिंग है वो एक ऐसे जंगल में नहीं होंगी जहां पे पेड़ नहीं, ये पेड़ों से कनेक्ट है, ठीक है। द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े हैं वो छुपेंगे कहां? पेड़ पौधों में, ठीक है। और जो सन है, सन का डूबना, शैडो का बनना, ये भी पेड़ पौधों पर ही डिपेंड जो है वो करता है। और इस पोएम में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये फ्रेज याद कर लो, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। क्या मतलब है इस फ्रेज का? बताओ बताओ शाबाश। गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, ये क्या है? ये क्या बात, किस भाषा बात कर रहा है तू भाई? गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, या तो मुझे आजाद कर दो या तो मुझे मार दो। मीन्स के द पोएट इज ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट जो फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इसके लिए वो डेथ को भी चूज करने को तैयार है कि भाई जो डेथ है ना, मरना मंजूर है लेकिन मरने से ऊपर है फ्रीडम। क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा होगा चांदनी, क्लास 7th में एक चैप्टर था चांदनी, एन एलन हैंड जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर एक चैप्टर चांदनी, जिसमें चांदनी बार बार पहाड़ों को देखती है, उसका मालिक उसको रस्सी से बांध कर रखता है और उसका मालिक उसको बोलता है वहां नहीं जाना, वहां मौत है, यहाँ ठीक है। लेकिन चांदनी को लगता है कि जो गले में रस्सी है ना, इससे मेरा दम घुटता है, मैं तो पहाड़ों में जाऊंगी। मालिक ने समझाया वहां मौत है, फिर भी चांदनी को क्या लगा, मौत ठीक है लेकिन रस्सी गले में जो बंधी हुई है गलत है। और एक दिन मालिक गलती से खिड़की खुली छोड़ देता है, रस्सी उसने तोड़ दी और खिड़की से कूद करके सीधा पहाड़ों में चली गई। वहां एक भेड़िया मिला और भेड़िए के साथ लड़ी, पहले तो खूब घूमी, मजा किया पूरा दिन, ठीक है। और जब पूरा एंजॉय किया फ्रीडम को, तो जब रात हुई तो भेड़िया आया, भेड़िए से लड़ी, पूरी रात लड़ती रही, सुबह तक भेड़िए ने उसको मार दिया। और कहानी में फिर भी ये कहा कि चांदनी ही एक तरीके से इस पूरी लड़ाई की विनर है। क्यों है? क्योंकि चांदनी ने 1 मिनट के लिए ना सही, 2 मिनट के लिए ना सही, 1-2 घंटा कुछ तो अपनी आजादी जी ली, वरना सारी उम्र रस्सी से बंधी रहती और किसी न किसी दिन किसी कसाई को बेच दी जाती और वहां पे फिर वो काट के उसको कोई मटन बिरयानी बन जाती उसकी, है कि नहीं, है ना। तो फ्रीडम की इंपोर्टेंस के आगे डेथ भी जो है वो छोटी है। तो इस पोएम में से कई बार ये आपको आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि इस चीज को आप इस पोएम के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्रेस जो है ना वो करोगे। तो बताना है आपको कि जैसे पेड़ घरों से बाहर निकल रहे शर्त पे कि कुछ भी हो सकता है, घर गिरे, दीवार गिरे, चाहे रास्ते में कुछ भी हो, बट उनको फॉरेस्ट में जाना है। ऐसे ही हमारी जो जिंदगी होती है, खासकर महिलाओं को इसमें एक्सप्रेस किया गया है, उनको भी अब ये है कि हमें भी इस दुनिया में आजाद होकर के जीना है, चाहे उसके बदले हमें कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पोएम की थीम थी, ठीक है। अगली पोएम पे आते हैं, फोग। एक ही क्वेश्चन याद कर लो इस पोएम का बस, नथिंग लास्ट फॉरएवर, बस यही है इस कहानी की जो थीम है, नथिंग लास्ट फॉरएवर। कोई भी चीज
सदा के लिए नहीं रहती। याद रख लोगे इस बात को, कोई भी चीज सदा के लिए नहीं रहती। फॉग छोटी सी पोएम है जिसमें पोएट कहता है फॉग आई और आकर के पूरे शहर पे छा गई, थोड़ी देर के लिए बैठी और फिर चली गई। इन द सेम वे प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर टिकेंगी, उसके बाद वापस से चली जाएंगी। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, चिंता भी परमानेंट नहीं है, स्ट्रेस भी परमानेंट नहीं है, हम खुद भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। जैसे फॉग टेम्परेरी है, ऐसा कभी नहीं होता कि सुबह धुंध आई और 1 साल के नाम की धुंध अब होगी भाई, अब धुंध नहीं जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना आज तक। धुंध आती तो है लेकिन चली भी जाती, सब लोग अपना अपना काम कर पाते हैं, धूप निकलती है और धुंध भी साथ में चली जाती है। इस तरीके से इस पोएम में यही समझा रखा है, ठीक है। इसके अलावा उस पोएम में और कुछ नहीं है खास सा, ठीक है। अगली जो पोएम आती है वो एक स्टोरी जैसी फॉर्म में है, उसका नाम है कस्टर्ड द ड्रैगन। क्या नाम है? कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। लास्ट पोएम है सिलेबस की। इसके बाद एनी ग्रेगरी है, वो नहीं आता उसमें से कुछ भी, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कस्टर्ड द ड्रैगन, कहानी में सेम चीज, इसमें भी अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ये भी इसमें भी याद रख लेना ये पॉइंट। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, जो दिखता है वो कई बार नहीं होता है। जैसे कस्टर्ड के बारे में पूरी पोएम में क्या चलता है, कस्टर्ड क्या है? एक कॉवर्ड, क्या है? कॉवर्ड। उसके ऊपर टैग लगा दिया कि भाई तू तो डरपोक है। कॉवर्ड मतलब डरपोक, कायर। लेकिन क्या जब कहानी खत्म होती है, हम सब ने कहानी पढ़ी, पोएम पढ़ी, कहानी या पोएम पढ़ने के बाद आपको लगा कि वो डरपोक है? पूरी पोएम क्या समझाती है? देखो स्टार्टिंग में इंक ब्लिंक ब्लिंडा ये सब उसको क्या मानते हैं कि वो तो कावर्ड है, बट और क्या कहते रहते हैं, हम बहुत ब्रेव हैं। बाकी जो एनिमल्स थे वो अपने आप को क्या समझते थे? ब्रेव है जी हम तो। फिर घर में कौन आता है? पायरेट। कौन आते हैं? पायरेट्स। पायरेट्स को देख करके सारे एनिमल्स छुप गए, ऐसे ही हुआ था। अकेला बचा कौन बाहर? कस्टर्ड। कौन बचा? कस्टर्ड। और कस्टर्ड ने क्या किया? किल्ड द पायरेट्स, उन पायरेट्स को मार दिया। तो अब जब इतनी कहानी हम पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आया कि असल में तो डरपोक कोई और है और कहानी में दिखा कोई और रखा है। जब कहानी को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो क्या रखा है? कस्टर्ड जो है वो कावर्ड है। जब कहानी का एंड होगा पता लगेगा कस्टर्ड तो ब्रेव है भाई, कस्टर्ड नहीं है कावर्ड। कावर्ड वो बाकी के एनिमल्स हैं। तो जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है। एक बार एक क्वेश्चन बीच में आया था कि सोसाइटी, कुछ क्वेश्चन था वो कि सोसाइटी के अंदर जो बने बनाए रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं कि ये ऐसा ये वैसा है, हर बार ऐसा नहीं होता है, बहुत बार चीजें उससे अलग भी होती हैं रियलिटी में। और जो चीज दिखती है उसमें कई बार दिन रात का अंतर जो है ना वो हो सकता है। कंफर्म है बात? कंफर्म है? ये थी हमारी पोएम्स। और अगर पोएम की थीम पता है, ये पता है पोएम में क्या है, तो क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो हमेशा जो उस पोएम में से आपको समझ में आ रहा है ना, बस उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है और कुछ नहीं करना। जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा और वो जिस भी पोएम में से आएगा, ध्यान रखना है कि जो भी आपको वैल्यू मिल रही है उसको अपने वर्ड्स में बना बना करके आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि आपको क्या क्या चीजें इसमें से समझ में आई थी, वही उस क्वेश्चन का आंसर होता है। उसके अलावा उसका आंसर बहुत मुश्किल नहीं होता है। बस वो कंफ्यूज करने के लिए आजकल बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं सीबीएसई वाले, स्टेटमेंट इतनी लेंथी दे देंगे कि उतना बड़ा आंसर नहीं है, पता लगे पूरा एक ही पेज का स्टेटमेंट है, बच्चा कंफ्यूज, अरे बाप रे आ गया पेपर में क्या आया। आंसर छोटा सा है, स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। लेकिन बड़ी सी स्टेटमेंट में क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है, वो खाली एक आपको केस स्टडी दे रहा है, ऐसा है जी, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ये है, वो है, 2-4 एग्जांपल देगा, फिर लास्ट आपसे पूछेगा बताओ आपको इसके क्या लगता है। तो क्वेश्चन तो उतना सही है, खाली कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ भर देता है पेपर में। और उस भरे हुए को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी अपनी वैल्यूज दिमाग में रखनी है कि किस पोएम से हमने क्या सीखा, जो आपने सीखा उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। कंफर्म होगी बात? थैंक यू।